इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BSOE 144 के नृवंश विज्ञान अध्ययन जो आपकी बुक है, इसके हम चैप्टर को पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं, बुक को पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मैं पूरी बुक आपको पढ़ाने का पूरा प्लान है, ठीक है। तो इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक हैं, और इसीलिए जो जो मैं चीज़ें बताऊंगा, जो जो मैं टॉपिक बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है और समझ लेना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो में कम से कम मैं 2 या 3 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, और 2-2, 3-3 चैप्टर करके हम सारी यूनिट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं BSOE 144 नृवंश अध्ययन, ये आपकी बुक का नाम है, बुक का टाइटल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें यूनिट्स की बात करूं तो इसमें लगभग 4 यूनिट हैं, ठीक है। यहां पर देखिए यूनिट फर्स्ट जो है इसमें लगभग 5 चैप्टर हैं, ठीक है। फिर है यूनिट सेकंड है, इसमें लगभग 11 चैप्टर हैं। फिर है यूनिट थर्ड, सॉरी 3 ही यूनिट है लेकिन चैप्टर काफ़ी हैं, ठीक है। 5-5 या 6-6 चैप्टर इसमें दिए गए हैं यूनिट में, ठीक है। मिनिमम तो 4 हैं, तो 3 यूनिट हैं, और 3 यूनिट में लगभग 5 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो लगभग 1 यूनिट की कोशिश करेंगे कि एक क्लास में 1 यूनिट हम पढ़ें और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसी को मैं बताऊंगा। तो आप सब यहां देखिएगा, हमारा क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, आप देखिएगा मानव जाति विज्ञान यानी नृवंश विज्ञान, यानी मानव जाति विज्ञान क्या है, इसी को नृवंश विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, देखिएगा 1.2 मानव जाति विज्ञान के विकास का इतिहास बताओ, यानी मानव जाति का जो विज्ञान है इसका इतिहास क्या है, इसकी कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से शुरू हुआ, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे 1.3 रहेगा हमारा मानव जाति विज्ञान के लेखन की लिए पूर्व आवश्यकता, यानी मानव जाति विज्ञान का अगर हम लेखन कर रहे हैं तो लेखन करने से पहले हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1.4 रहेगा मानव जाति विज्ञान के प्रकार, यानी मानव जाति जो विज्ञान है वह कितने प्रकार का होता है, यानी आप इसको टाइप बतानी, कितने टाइप है, यानी कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है मानव जाति विज्ञान को। इसी को नृवंश विज्ञान भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बार बार इस बुक में क्या करेंगे, मानव जाति विज्ञान इस प्रकार से शब्दों का मैं यूज करूंगा, क्योंकि बुक में यही लिखा गया है। उसी को नृवंश विज्ञान भी बोला जाता है, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम में नृवंश विज्ञान या मानव जाति विज्ञान अगर लिख करके आता है तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैगा उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम यहां देखते हैं 1.2 में देखिएगा मानव जाति विज्ञान का इतिहास और विकास। देखिएगा 1800 के पूर्वार्ध में, यानी 18वीं शताब्दी के पहले मानव जाति विज्ञान का उपयोग लोगों की भौतिक कलाकृतियों तथा संस्कृति की तुलना करके अध्ययन करने के लिए किया जाता था। यानी 1800 से अगर मैं पूर्व की बात करूं तो भैया मानव जाति का जो विज्ञान था उसमें लोगों की जो भौतिक कलाकृतियां थी, यानी लोग जो करते हैं, ठीक है, और जो उनकी संस्कृति है उनकी तुलना करके, यानी जो लोग व्यवहार करते हैं उनकी संस्कृति क्या है उसके आधार पर उनका तुलना करके अध्ययन किया जाता था। मानव जाति विज्ञान स्वयं निरीक्षण करके जानकारियां एकत्र नहीं करते हैं, यानी मानव जाति जो विज्ञानी होते हैं, यानी मानव जाति विज्ञान का एक प्रकार का रिसर्च करने वाले लोग हैं, ठीक है, शोध करने वाले लोग हैं, ठीक है। निरीक्षण करके जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, वह केवल सरकारी आंकड़े, दस्तावेज, यात्राओं या विवरणों या तथा खोजकर्ताओं के द्वारा जुटाए गए आदि मानव जातियों के विवरण का सहारा लेते हैं। यानी ये लोग क्या रियल में जाकर एक्सपीरियंस करते हैं। भैया नृवंश विज्ञान मानव जाति का मतलब है ये लोग क्या करते हैं, मानव का रिसर्च करते हैं, उस पर शोध करते हैं। और ये शोध करने के लिए क्या करा, ये शोध करने के लिए क्या मानव जाति क्या करते हैं, जानकारियां एकत्र नहीं करते, इंफॉर्मेशन नहीं लेते, बल्कि ये जहां पर इनको शोध करना, जहां पर इनको रिसर्च करना, वहां पर जाते हैं और जाकर फिजिकली रूप में, ठीक है, वहां पर जाते हैं, वहां पर सरकारी आंकड़ा जुटाते हैं, दस्तावेज इकट्ठा करते हैं, वहां पर आते जाते हैं, यात्रा करते हैं और चीजों की खोज करते हैं
और खोजे के जरिए ही मानव जाति के विवरणों का सहारा लेते हैं। वह पश्चिम मिशनरियों यानी पश्चिम के जो शोधकर्ता यानी यूरोप के जो खोजकर्ता या रिसर्चर जो लोग हैं तथा उपनिवेशीय प्रकाशकों के औपनिवेशिक दृष्टिकोणों या विचारों को आधार मानकर चलते हैं। यानी मानव जाति के जो रिसर्च करने वाले जो खोजकर्ता है, जो यूरोप के हैं या पश्चिम के जो रिसर्च करने वाले जो खोजकर्ता हैं, या उपनिवेशिक दृष्टिकोण यानी अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण है, उपनिवेशिक जब ये हमारा देश गुलाम था उस समय का जो दृष्टिकोण है यानी जो अप्रोच है, उन सारे अप्रोचों को क्या आधार मान करके चलते हैं, जिनका लक्ष्य कम सभ्य मानव समाजों का सभ्य की मुख्य धारा में लाने के लिए विकास करना है। देखो, जब अंग्रेज भैया हमारे देश को गुलाम बना लिए थे तो अंग्रेज क्या कहते हैं कि हम भारत को लोगों को सभ्य बना रहे हैं। यानी मानव जाति के जो रिसर्चर होते हैं, मानव जाति यानी नृवंश विज्ञानी जो होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, ये इसलिए रिसर्च करते हैं जो लोग असभ्य हैं उनको क्या करते हैं या कम सभ्य हैं उनको सभ्य बनाने के लिए ये क्या भैया खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं मानव जाति वाले। ठीक है, आगे देखिएगा। इस तरह के तमाम विवरण लेखकों के मानव जाति विज्ञानी संबंधी धारणाओं की उपज होते हैं। यानी इस तरह के जो विवरण होते हैं या लेख होते हैं मानव जाति संबंधी जो धारणा है या जो विचार है उसकी उपज उनसे निकलते हैं। ठीक है, और उनका प्रारूप एक जैसा ही होता है यानी लगभग सेम ही होता है। उन दिनों मानव जाति विज्ञान पर काम करने वाले वैज्ञानिक तथ्यों तथा संकलन करने के लिए क्षेत्र में स्वयं नहीं जाते थे। यानी पहले कहने भैया पहले के समय में जो मानव जाति यानी नृवंश विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता था, जो रिसर्च होती थी यानी जो शोध किया जाता था, उस समय मानव जाति जो विज्ञानी थे, जो रिसर्चर थे, वो फील्ड में नहीं जाते थे। यानी वो जहां पर उनका रिसर्च करना वहां पर नहीं जाते थे, परंतु कुर्सी पर बैठे बैठे ही आंकड़ा प्राप्त करके काम चला लेते थे। मान लीजिए कि मुझे रिसर्च करनी है, मान लीजिए मुझे उड़ीसा जाना है और उड़ीसा के लोगों की रिसर्च करनी है, वहां पर लोग जो जंगलों में है या किसी आदिवासी इलाके में मुझे जाना, तो मैं वह आदिवासी इलाके में जाऊं, मैं वहां से डाटा कलेक्ट करके और मैं उसी पर शोध कर दूं। पहले ऐसे होता था। ठीक है, लेकिन जो मानव जाति जो रिसर्चर होते हैं लोग क्या करते हैं भैया कि जहां पर इनको रिसर्च करनी है, मान लीजिए कि अगर इनको केरल की एक जाति है उन पर रिसर्च करनी है तो लेग मानव जाति जो खोज करता है वो केरल जाएंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे, बैठेंगे और जाकर के तब वो खोज करेंगे। यानी पहले जो मानव जाति रिसर्चर थे, जो खोज करता थे, वो सिर्फ आंकड़ों के आधार पर बैठे बिठाए घर पर ही खोज कर देते थे, सोच आंकड़ों के आधार। लेकिन अब जो नृवंश विज्ञानी है वो क्या करते हैं कि इनका जो वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस पर जाते हैं, यानी कार्यस्थल पर जाते हैं जहां पर इनको रिसर्च करनी है, और वहां से क्या करते हैं रिसर्च और खोज करके लाते हैं। ठीक है, यानी संस्कृति विवरण और दूसरों के आकलन पर आधारित होते थे। वे मानव जाति विज्ञानियों की स्वयं की खोज के नतीजे नहीं होते थे। यानी पहले जो लोग होते थे वो स्वयं के नतीजे नहीं होते थे, किसी दूसरे ने खोज कर दिया है, किसी दूसरे ने डाटा दे दिया तो उसी का यूज कर लेते थे। पहले तो ऐसे होता था। पहले जो नृवंश विज्ञानी थे कहीं जाते वाते थे रिसर्च करने के लिए, घर पर बैठे रहते थे, कोई रिसर्च करके इनको बता दिया, आंकड़ा इकट्ठा कर लिया, उसी को शोध बता रिजल्ट दे देते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे नृवंश विज्ञान का विकास हुआ तो क्या हुआ, इसमें जो रिसर्चर थे कि ये जो वर्क प्लेस, इनको जहां रिसर्च करनी वहां पर जाते थे और वहां पर जाकर के रिसर्च की जाती थी। ठीक है, धीरे धीरे इसका जैसे विकास हुआ यानी हमें वर्क प्लेस पर जाकर रिसर्च की जाने लगी। यही बात को इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा इसमें देखिएगा क्या 1.3 में देखिएगा, मानव जाति विज्ञान के लेखन के लिए पूर्व आवश्यकताएं। यानी मानव जाति का अगर हम अगर हमें नृवंश विज्ञान में शोध करना है या उसका लेख लिखना है तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, यानी लिखने से पहले भैया कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। यानी नृवंश विज्ञान का अगर हम लेखन करेंगे तो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पूर्णतावादी दृष्टिकोण और समग्र दृष्टिकोण। ठीक है, अनुसंधान कार्यों में मानवतावादी समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं जिससे सामाजिक समूह की व्यापक तस्वीर प्राप्त हो। यानी कह सकते हैं कि जो मानव विज्ञानी होते हैं वो अनुसंधान या जब रिसर्च करते हैं तो समग्र दृष्टिकोण यानी पूरा तरीके से उस पर सोच विचार करते हैं, सामूहिकता की तस्वीर अपनाते हैं। ठीक है, एकल एक विषय पर नहीं। ठीक है, वह विषय के ऐतिहासिक, आर्थिक,
धार्मिक और राजनीतिक तथा पर्यावरणीय सभी पहलुओं पर अध्ययन करते हैं। यानी अगर मान लो कि नृवंश विज्ञानी को अगर रिसर्च करनी है तो सभी वो ऐतिहासिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, धार्मिक विषय हो, राजनीतिक हो, पर्यावरण सभी पहलुओं पर अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन मानव जाति को मौजूदा संस्कृति के परिदृश्य से आगे की वास्तविकता को समझने में मदद करते हैं। यानी कह रहे हैं कि जब हम मानव जाति का अध्ययन करें तो हम उसके सभी पहलुओं का, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय सभी पहलुओं की जब अध्ययन करते हैं तो हमें उस संस्कृति के परिदृश्य से आगे वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए एक सामाजिक समूह के इतिहास को जान लेने से उसके धार्मिक तथा रीति रिवाज पहलुओं को समझना, उसके महत्व का आकलन करना आसान हो जाता है। मान लीजिए हम किसी समूह है, अगर हम उसके रीति रिवाज और धार्मिक चीजों को जान लेते हैं तब हम उस समूह को समझना या उसका आकलन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, हर दृश्य जटिल तथा बहुस्तरीय होते हैं। यानी कोई भी दृश्य हो उसको समझना बहुत आसान नहीं होता, जब तक हम उसके सभी पहलू को नहीं जानेंगे तब तक मुश्किल होता है। ठीक है, और ऐसे अगर हम जान लेते हैं तो अनुसंधान करने में जो मानव नृवंश विज्ञानी होते भैया वो क्या करते हैं, पूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं कि वो अगर किसी चीज पर रिसर्च करनी है, शोध करनी है तो उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। यानी उसका आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय और सभी प्रकार के पहलुओं का उसका अध्ययन किया जाता है, यानी पूर्णता अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, प्रासंगिकता। देखिएगा, सामाजिक संदर्भ के कार्य के क्षेत्रों में निरीक्षण के केंद्रों को रखकर चलाने से व्यापक परिप्रेक्ष्य काम किया जा सकता है। यानी सामाजिक अगर संदर्भ है तो उसके क्षेत्रों में अगर निरीक्षण के केंद्र खोल करके रखकर चलाने में व्यापक परिप्रेक्ष्य से काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए लड़की की शिक्षा को ले लीजिए, आप पाएंगे कि बीच में ही पढ़ाई छोड़कर आगे बैठने के मामलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों से अधिक जुड़े हैं। कल्पना कीजिए एक मानव विज्ञानी इस विषय को व्यापक परिप्रेक्ष्य में उठाता है तो वह पाएगा कि लड़कियों को अपनी पढ़ाई पराया इसलिए छोड़नी पड़ती है क्योंकि उनको घरेलू कामों का बोझ आ जाता है, या फिर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है, या घर के कामों में माँ का हाथ बटाना होता है। ऐसे में नृवंश विज्ञानी सामाजिक संदर्भ में लिंग भेद की प्रकृति पर अधिक ध्यान देगा और उससे उसे सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं को समझने में मदद मिलेगी। यानी कह रहे हैं कि जो नृवंश विज्ञानी होते हैं ये क्या करते हैं, प्रासंगिकता को, यानी जो प्रासंगिक है, जो रियल है, यानी सामाजिक समस्याओं को दिखाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक नृवंश विज्ञानी है, अगर वो रिसर्च कर रहा है, एक लड़की पढ़ने नहीं जा रही स्कूल में, ठीक है, उसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि घर पर हाथ बटाना हो, माँ का हाथ बटाना हो, या आगे पढ़ाई घर वाले इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि घर में उसको काम करवाते होंगे, या उसके छोटे भाई बहन उसको देखभाल करनी होगी, इस प्रकार से। यानी उसमें उन्होंने लैंगिकता के दृष्टिकोण से रिसर्च करेंगे। यानी नृवंश विज्ञानी अगर किसी विषय पर शोध करता है, रिसर्च करता है, तो वह प्रासंगिक होना चाहिए, यानी वो सामाजिक तौर से सिद्ध करते हैं। ठीक है, यानी किसी सामाजिक समस्या हो उस पर क्या करते हैं वो लोग, रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे उस लड़की का उदाहरण दिया गया है। आगे देखिएगा क्या है, एमिक तथा एल्टिक दृष्टिकोण क्या है। एमिक दृष्टिकोण अंदर तथा बाहर की वास्तविकता को समझना है, यानी जो नृवंश विज्ञानी होते हैं या अंदर और बाहर दोनों की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यानी किसी भी चीज को अगर ये उसका रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टिकोणों से इसमें शोध किया जाता है। ठीक है, अधिकतर मानव विज्ञानी शोधकर्ताओं की प्राथमिकता होती है स्थितियों तथा व्यवहारों को समझने के लिए, सही व्याख्या करने के लिए व्यक्ति के परिवार, समाज की अंतर पक्षों की वास्तविकता की जांचना। यानी अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति पर रिसर्च करें तो उस व्यक्ति के हमें परिवार है, वह व्यक्ति है, उसका समाज है, सभी पक्षों को हमारे लिए जानना जरूरी होगा। ठीक है, यह दृष्टिकोण क्षेत्र पर काम करने वालों को यह समझने में सहायता करता है कि सामाजिक समूह के सदस्यों ऐसा क्यों करते हैं, कि वह क्या करते हैं। इस प्रकार के एमिक दृष्टिकोण वास्तविकताओं को समझने में मददगार होता है। वहीं एटिक दृष्टिकोण बाह्य सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अधिकतर मानव विज्ञानी एमिक परिप्रेक्ष्य अपनाते हैं और इसमें वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रक्रिया भी शामिल होती है। एक अच्छे मानव विज्ञानी के लिए एमिक और एटिक दोनों परिप्रेक्ष्य उपयोगी हो सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि एमिक दृष्टिकोण का मतलब भैया कि अगर हम किसी चीज का रिसर्च कर रहे हैं, उसके आंतरिक चीजों का, बाह्य चीजों का, सभी चीजों का हम क्या करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं।
और एटिक दृष्टिकोण के बताता है कि हम उसके बाह्य सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की जांच करते हैं। यानी अगर कोई नृवंश विज्ञानी अगर शोध करता है तो एमिक और एटिक दोनों दृष्टिकोणों की अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसका शोध करेगा या उसका वो रिसर्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या हमारा रहेगा, वास्तविकता और गैर अनुमानित दृष्टिकोण। देखिएगा, एक मानव विज्ञानी के लिए यह जरूरी होता है कि वह अनुमान लगाने वाले दृष्टिकोणों से बचे। यानी एक मानव विज्ञानी अगर रिसर्च करा, शोध करा तो अनुमान ना लगाए, ठीक है, सोचे समझे ना, बल्कि अनुमान के आधार पर रिसर्च ना हो। ठीक है, यदि उसके सामने कोई अजनबी व्यवहार आता है तो उसे वह किसी निष्कर्ष ना निकालें, परंतु यह समझना जरूरी है कि कोई भी मानव विज्ञानी तटस्थ नहीं हो सकता है, उसके भी अपने व्यवहार या विश्वास होते हैं, पसंद या नापसंद होती है। मानव विज्ञानी केंद्रित व्यवहार जैसे अपने संस्कृति मूल्यों का आरोपण तथा दूसरी संस्कृति का स्तर का आकलन, यह मानना है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से बेहतर होती है, यह मानव विज्ञानी के लिए ठीक नहीं होता है। नहीं कहें कि अगर कोई मानव विज्ञानी अगर रिसर्च कर रहा, शोध कर रहा है, ठीक है, तो अपना दृष्टिकोण लागू ना करें। मान लीजिए अगर आप किसी चीज पर शोध कर रहे हैं और आप कहीं की संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं तो उस पर अपनी सोच, अपने विचार लागू ना करें, अपने एंगल से ना देखें। ठीक है, हम अपने चश्मे से चीजों को न देखें। यानी एक नृवंश विज्ञानी अगर किसी चीजों का शोध करता है, रिसर्च करता है, तो वह अपना दृष्टिकोण ना अपनाए, बल्कि वह निष्पक्ष होकर के क्या करे, उसकी शोध करे या उसका रिसर्च करे। ठीक है, ज्यादातर कहा जाता है कि जब हम किसी चीज की शोध करते हैं या हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो हम ना चाहते हुए भी हमारा उसमें एक दृष्टिकोण आ जाता है। लेकिन ऐसी चीजों से जो नृवंश विज्ञानी या मानव जाति जो विज्ञानी है उनको इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, या उनको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर हम अपना दृष्टिकोण लगा देंगे तो जो शोध होगा, रिसर्च होगा, वो सही नहीं होगा। यानी नृवंश विज्ञानी को अपना दृष्टिकोण, अपना एंगल और अपना यानी कह सकते हैं कि अपने दृष्टिकोण से यानी अपने अनुमान लगाने से बचे, बल्कि जो शोध में जो चीजें आ रही हैं हमें वही सही रखनी चाहिए या बतानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव विज्ञान के प्रकार। यानी जो मानव विज्ञान है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये रहेगा। फर्स्ट देखेंगे प्रत्यक्षवादी तथा प्राकार्यवादी। दो होता है भैया, प्रत्यक्षवादी और प्राकार्यवादी। देखिएगा क्या है, 19वीं शताब्दी के दौरान मानव विज्ञानी प्रत्यक्षतावादी मानव जाति विज्ञान तथा मानव जाति वर्णन पर बहुत जोर था। यानी 19वीं शताब्दी का बात को तो मानव विज्ञान की प्रत्यक्षतावादी और मानव जाति का वर्णन इसका बहुत जोर था, इस पर बहुत ज्यादा शोध और रिसर्च हुआ। यह तरीका ज्ञान उत्पत्ति की अनुभवजन्य धारणाओं पर अधिक जोर देता है तथा वास्तुपरकता तथा पूछताछ से दूरी बनाए रखता है। वास्तुपरकता शोधकर्ता से यह उपेक्षा रखती है कि वह दूरी बनाए रखे तथा वास्तुपरक पूछताछ की विधि न अपनाए। परिणाम तथ्यों पर आधारित है, शोधकर्ता के निजी विश्वासों और मूल्यों व विचारों पर नहीं। मानव व्यवहार के सामान्य कानून नियमों को ढूंढ निकालना शोधकर्ता के केंद्र में होता है। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि प्रत्यक्षवादी और प्राकार्यवादी। ठीक है, पहले क्या था, प्रत्यक्षवादी और प्राकार्यवादी। ये प्रत्यक्ष तौर से इसका रिसर्च होता है, प्रत्यक्ष तौर पे इसमें क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रिचार्ड, रेडक्लिफ ब्राउन व जैसे मानव विज्ञानी प्रत्यक्षतावादी तरीका अपनाते हैं। यह मानकर चलते हैं कि संस्कृति स्थिर और समरूप है। यानी हम क्या करते हैं, कैसा तरीका अपनाते हैं भैया, हम लोग क्या ज्यादातर ये करते हैं कि हम मान करके चलते हैं। ठीक है, हम प्रत्यक्षतावादी चीजें अपनाते हैं कि भाई जो संस्कृति है स्थिर है या समरूप है, और समग्रतावादी परिप्रेक्ष क्षेत्र में आंकड़ों एकत्र करने के अनुकूल होते हैं। उसी के अनुसार समग्र के अनुरक्षण की संस्कृति की स्पष्ट भूमिका होती है। संस्कृति का हर तत्व काम करता है और पूरे समाज के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि समाज में संतुलन सदा बना रहता है और वह समरसता के साथ काम करता है। इस अवधि के दौरान बहुत कुछ प्रसिद्ध नृवंश विज्ञानी के जन्म हुए। यानी हम क्या करते हैं कि प्रत्यक्षवादी होते हैं, हम जिन चीजों को देखते हैं उन्हीं चीजों के अनुसार क्या करते हैं, शोध करते हैं। समग्रतावादी का मतलब होता है कि हम हर एक परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग यानी हर एक एंगल से क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं या उसका हम शोध या रिसर्च करते हैं। क्योंकि यह
मानकर चलते हैं कि समाज में समरूपता व संतुलन बना रहेगा। यानी ये लोग क्या करते हैं कि इनको ये जो चीजें जैसी चली आ रही उसी के अनुसार चीजों को सोचते हैं, भाई जो जैसे, ठीक है, यानी समरूपता और संतुलन बना रहेगा। अतः ऐसे मानव जाति विज्ञानी वास्तविकता के अधिक निकट होते हैं, यानी वास्तविकता बहुत पास होते हैं। परंतु जल्द ही यह बात समझ आ गई है कि संस्कृतियों के बारे में वास्तुपरकता के साथ लिखना वास्तविक दायित्व का वर्णन, यानी वास्तुपरकता के साथ वरना दायित्व तो नहीं, उनका वर्णन नहीं कर पाता है जब तक इस पर जोर दिया गया है कि क्षेत्रों में जो स्थितियां हैं उसे अवश्य समझना, यानी हमें अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि जो वास्तविकता हो, जो सच्चाई रियलिटी हो, उसी के अनुसार हमें करना चाहिए। अगला जो पॉइंट इसमें रहेगा देखिएगा, मानव जाति विज्ञान का व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, यानी हम क्या करते हैं इसमें मानव जाति विज्ञान में क्या करते हैं व्याख्यात्मक, यानी हर चीज को हम व्याख्या करते हैं डिटेल में बताने का, वो दृष्टिकोण क्या देखिएगा। गिड्स ने थिंक डिस्क्रिप्शन में क्षेत्र में एकत्र की जाने वाली तथ्यात्मक जानकारी के स्थान पर अर्थ पर अधिक वास्तविक भावनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया है। उनका कहना है कि मनुष्यों को सामाजिक दुनिया में कर्ता के रूप में देखना चाहिए, यानी मनुष्य को हम क्या सामाजिक दुनिया में एक काम करता है या कर्ता के रूप में उसको देखना चाहिए। उसे प्राकृतिक दुनिया में वस्तु की तरह नहीं, हम किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं तो उसको दुनिया में कर्ता के रूप में देखें, किसी वस्तु के रूप में हम मनुष्य को ना देखें। इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है कि स्थिति की वास्तविकता संदर्भ देखा जाना चाहिए। यह जानने के लिए क्रिया तथा उस पर्यावरण से में क्या संबंध है जिसमें क्रिया हो रही है और शोधकर्ता में भाग लेने वाली इस बारे में क्या राय है। अधिक सार्थक और मानव विज्ञानी के निर्माण के लिए अधिक से अधिक सक्षम आंकड़े जुटाने तथा गुणात्मक गहराई में पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मानव विज्ञानी को ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक आंकड़े जुटाए और गुणात्मक गहराई से समझने का उसको प्रयास करना चाहिए। इसका उद्देश्य व्याख्यात्मक समझ पैदा करना होता है जिसका रुझान तथ्यपरक हो। तब मानव जाति विज्ञान का केंद्र उस सब को संग्रहित करना होता है जो लोगों के लिए उपयोगी हो। मानव जाति विज्ञानी उन कार्यों में तर्क संगतता देखता है और शोध व निरीक्षण के द्वारा तैयार किए जाते हैं। उनके विवरण अंतर्दृष्टि से भरे होते हैं। ग्रिड्ज ने बोलिनी की मुर्गों की लड़ाई का उदाहरण देते हुए कहा है कि संस्कृति से जुड़ी हर चीज उस समय सार्थक होती है जब उस संदर्भ में देखा जाता है और क्षेत्र में कार्यरत भागीदार, यानी जब हम किसी चीज को उस क्षेत्र को कह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उस क्षेत्र जो वातावरण है उसके अनुसार हमें चीजों का वर्णन करना चाहिए, बल्कि अपने अनुसार हम उसका अर्थ ना निकालें। अगला जो इसमें रहेगा देखा क्या है, घटना क्रियापरक दृष्टिकोण क्या है देखोगा। इसमें देखोगे गुणात्मक शोध घटनात्मक थे, जैसे शोधकर्ताओं के दृष्टिकोण को प्राप्त करना। मनुष्य केवल वही समझ पाते हैं जिसे समझाने में हमारी इंद्रियां, यानी कह रहे हैं कि मनुष्य केवल वही समझ पाते हैं भैया और जिन्हें हमारी इंद्रियां समझाने में सक्षम है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना से अनुभव करना तथा समझने में हमारी इंद्रियां सक्षम है। इन्हीं इंद्रियों अन्य जानकारियों के आधार पर अपने चारों ओर पसरे स्वाद का स्वाद द्वारा जानना, ठीक है। इन्हीं इंद्रियों जानकारियों के आधार पर अपने चारों ओर चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। स्थापित अर्थों को जोर देते हुए घनात्मक विज्ञान और उस सामाजिक दुनिया का दृश्य प्रदान करते हैं जिसमें मनुष्य अपने आप को परिभाषित करता है, जिससे वह महत्व देते हैं और विभिन्न तरीके से उन्हें जानकारियां प्राप्त होते हैं। मानव जाति विज्ञानी के लिए यह जरूरी है कि वह यह देखने के लिए जाने कि जिन मनुष्यों के आधार पर कह रहे हैं कि वह किस प्रकार बने हैं, अर्थात उनकी समग्र कृति किस प्रकार है। देखो इसमें कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारी जो इंद्रियां, ठीक है, जैसे भाई कि देखना है, सुनना है, सूंघना, स्पर्श करना, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं अपनी इंद्रियों के जरिए जानते हैं। तो उसी प्रकार से जो रिसर्चर है, ठीक है, वो अपनी इंद्रियों के अनुसार से जिन चीजों को देखता है उसी के अनुसार दुनिया का वो दृश्य प्रदान करता है। उसी के अनुसार क्या करता है मानव जाति विज्ञानियों के लिए जरूरी है कि वह यह देखें और जाने कि मनुष्यों का अध्ययन कर रहे हैं वह किस प्रकार बने हैं, अर्थात उनकी प्रकृति। यानी मानव विज्ञानी कह रहता है कि जो मनुष्य है वह कैसा, उसकी प्रकृति कैसा है, उसका नेचर कैसा है या उसका स्वभाव कैसा है, उन चीजों को जानना के लिए उसका प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगला जो इसमें रहेगा देखेगा विवेचात्मक मानव जाति विज्ञान। देखिएगा कुछ मानव जाति विज्ञानियों की नीति व्यापक सामाजिक, राजनैतिक और
प्रतीकात्मक अथवा आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालने की है। यानी कुछ मनोविज्ञानी ऐसे होते हैं जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या प्रतीकात्मक तथा आर्थिक समस्या हो, इन सभी समस्याओं पर वो प्रकाश डालते हैं। यानी हर एक सामाजिक समस्या और राजनीति को करते हैं। संकीर्ण दृष्टि से हटकर, यानी छोटी सोच से हट करके मानव जाति विज्ञानी बड़ी समस्याओं से जुड़े हैं। जैसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था का समाधान करना है, भाई अगर अर्थव्यवस्था खराब उसको कैसे ठीक होगी। पूंजीवादी देशों में गरीबी, यानी पूंजीवादी देशों वहाँ पर गरीबी कैसे का समाधान होगा। ये आलोचनात्मक सच्चाई मार्क्सवादी सोच के कारण अस्तित्व में, यानी ये जो आलोचना की जो सोच है वो जो मार्क्सवादी अप्रोच है उसके कारण आई है। उदाहरण के लिए जून नास का शोध में बोल्विया के खदानों में काम करने वाले मजदूरों के ऐतिहासिक तथा समकालीन वर्णन देखने को मिलता है। दूसरा उदाहरण का भावनात्मक समाजशास्त्र पर किया गया है, जिस पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव नहीं, परंतु यह भी आलोचना के दायरे में। देखो कहते हैं कि कुछ मानव विज्ञानी ऐसे होते हैं जो रिसर्च करते हैं, वो बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, ठीक है, भाई अर्थव्यवस्था कैसे सही होगी, ठीक है, पूंजीवादी देशों में गरीबी कैसे कम होगी, यानी ये क्या करते हैं, आलोचना भी करते हैं। और ये आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण आया है वो कह सकते हैं कि मार्क्सवादी जो सोच है उसके अनुसार आया है या उसकी अप्रोच को लेकर के आया, ठीक है। शोध में भाग लेने वाले लोगों के निष्कर्षों तथा उड़ानों से जुड़े कर्मचारियों के साक्षात्कारों से प्राप्त जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए लेखक ने समस्याग्रस्त भावनात्मक कार्यों की बात उठाई है, जिसे हम सर्विस विद द स्माइल नाम दिया गया है। व्यापक संदर्भों की बात करते करते ये मानव जाति विज्ञानी अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान की बातें उठाते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये जो मनोविज्ञानी होते हैं, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक विज्ञान हो, इतिहास हो, मनोविज्ञान है, इनकी बातें उठाते हैं, जिससे सामाजिक वास्तविकता को हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला अगर आप पॉइंट क्या है देखिएगा, नारीवादी मानव जाति विज्ञानी। महिला मानव जाति विज्ञानी मानव जाति विज्ञान की व्याख्या नए परिप्रेक्ष्य में करते हैं। 70 के दशक में नारीवादियों ने पुरुषवादी शब्द का प्रचलन पर सवाल उठाया और कहा कि सभी मानव जाति विज्ञान पुरुषवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कह सकते हैं कि स्त्रीवाचक शब्द प्रायः गायब रहे। ऐसा क्यों? यानी महिलाओं ने कह सकते हैं 1970 के दशक में उठा कि जो मानव जाति जो शोध हो रहा, जो रिसर्च हो रहा, उसमें पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, महिलावाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? 1970 में सेली ने अपने शोध में वुमन द में उन्होंने लिखा कि शब्दावली की आलोचना की और पुरुष केंद्रित अकादमी को चुनौती दी। दूसरा उदाहरण भी हमें मिलता है, उन्होंने अपने शोध पत्र में जो महिला मानव जाति विज्ञानियों द्वारा संपादित है, इस बात को लेकर के प्रश्न उठाया है कि स्त्री होने के कारण उन्हें अन्य मानव जाति विज्ञानियों को किस प्रकार असहयोग सहना पड़ा। इस तरह के नारीवादी मानदंड यह दर्शाते हैं कि पश्चिमी बौद्धिक परंपरा में स्त्रियों को किस प्रकार उपेक्षा की गई है। तमाम विवरणों में पुरुष का ही जिक्र है, स्त्रियों से संबंधित कुछ भी नहीं। नहीं कह सकते कि मानव यानी कह सकते कि जो नारीवादी मानव विज्ञानी है कहते हैं कि जो सारा अप्रोच है, जो सोच है, वो पुरुषों के अकॉर्डिंग ही सोच हो रही है, उनके अकॉर्डिंग उनके नाम है, जो शोध है, जो शब्द हैं, उसी के अनुसार प्रयोग रहा। महिलाओं के अनुसार किसी भी प्रकार की शोध या रिसर्च नहीं हुई। महिलाओं के एंगल से क्या करनी चाहिए, शोध होनी चाहिए, रिसर्च। यानी इसमें किसी प्रकार का, यानी जो मानव विज्ञानी जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक प्रकार का क्या कर रहे हैं, लिंग के आधार पर जो भेदभाव रहा महिलाओं के साथ, उस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें समरूपता होनी चाहिए। महिलाओं को जो अनदेखा किया जा रहा है उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, और महिलाओं की जो अनदेखी 1970 के दशक तक हुई है, उन अनदेखियों को लेकर के उन्होंने, नारीवादियों ने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि हमारे महिलाओं के दृष्टिकोणों के अनुसार भी चीज़ों की जांच पड़ताल की जानी चाहिए, और उन्होंने इन चीज़ों को भी अपना पक्ष के रूप में वहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, अगला जैसे यहाँ पर देखो बताया गया है आज का मानव जाति विज्ञान क्या है। मानव जाति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि उसे लचीला बनाया गया। यानी पहले के अर्थात अगर देखो तो अब जो मानव जाति यानी नृवंश विज्ञान है उसको बहुत ज़्यादा लचीला बनाया है। इस प्रक्रिया के दौरान मानव जाति विज्ञानियों को आत्म परीक्षण, आत्म आलोचना तथा निजता पर केंद्रित किया गया है। मानव जाति विज्ञानी में लचीलापन लाने के लिए 3 कदम, यानी इसको लचीलापन लाने की, यानी हम इसको और आसान कर सकें, कई सारी चीजों का प्रयोग किया गया। मानव जाति विज्ञान में यूरोप केंद्रित भेदभाव की पहचान की, यानी जो पहले यूरोप के जो लोग थे वो एक प्रकार का जो भेदभाव करते थे उसकी पहचान की गई है। दूसरा, नारीवादी आंदोलन के प्रभुत्व के जरिए मानव जाति विज्ञान में जो पुरुष केंद्रित जो सोच थी, पुरुषों को लेकर पुरुषों की जो अप्रोच थी उसको
कटघरे में खड़ा किया गया है। और 1967 में अगर आप देखोगे मुल्सवकी की फ्रीडल डायरी प्रकाशित हुई, जिसे ए डायरी इन द में शीर्षक प्रकाशित किया गया है। यानी इसको भी एक व्यक्त परकता को दर्शाती है। यानी इन चीजों को यानी कह सकते हैं कि मौजूदा समय अगर बात करूं तो आज का जो मानव जाति विज्ञान नृवंश विज्ञान है उसको बहुत लचीला बनाया गया ताकि इसको हम ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। यानी इसमें जो जटिलता थी उन जटिलताओं को किया गया है, दूर किया गया। यानी जो प्रॉब्लम थी, जो जटिलताएं थी, जो कठिनाइयां थी, उनको कठिनाइयों को दूर किया, इसको सरल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यानी मानव जाति विज्ञान या आप नृवंश विज्ञान इसको कहते हैं। तो पहला चैप्टर था और पहला चैप्टर लगभग आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो 1.6 आ गया है, सारांश आ गया है और पहला चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा इसमें देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो रहेगा देखिएगा यहाँ पर क्या है, चैप्टर नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या है देखिएगा, यूनिट नंबर 2 क्या है, उपनिवेशीय नृवंश विज्ञान, ये क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2.3, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2.3 एग्जाम में यही आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यानी औपनिवेशिक भारत में, यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय हमारे देश में नृवंश विज्ञान को लेकर के किस प्रकार के शोध हो रहे थे, किस प्रकार की रिसर्च हो रही थी, और ये सारे जो रिसर्च हुए, शोध हुए, उनको कौन से लोगों ने किया। ज़्यादातर उसमें तो अंग्रेज हैं, उन्होंने ही सारी शोधे की रिसर्च किया है। और उन्होंने जो शोध किया वो कौन कौन से लोग थे, उन्होंने क्या क्या रिसर्च की है। तो इनके कुछ नाम दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ नाम है, जैसे आप देख सकते हैं हर्बर्ट एच सिले हैं। ठीक है, वान फ्यूरियर हैं, जीएस धुरे हैं, एल्विन हैं, डीएन मजूमदार। ठीक है, ये लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5 नाम दिए गए। यानी कह सकते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों गुलाम था उस समय इन 5 लोगों ने कह सकते हैं कि नृवंश विज्ञान में उन्होंने क्या की थी, शोध किया था। यानी इन्होंने लोगों ने क्या किया था, रिसर्च किया था। चैप्टर नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले 2.3 में चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा 2.3। ठीक है, देखिएगा औपनिवेशिक भारत में नृवंश विज्ञान जांच पड़ताल, कुछ प्रसिद्ध विद्वान और उनके कार्य क्या थे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हर्बर्ट सिले क्या है, रिसले। देखिएगा, औपनिवेशिक भारत में प्रमुख मानव जाति विज्ञानी को माना जाता है। यानी हर्बर्ट को माना जाता है। हर्बर्ट को 1910 में अगर आप देखोगे तो RAI का अध्यक्ष हुए थे। RAI यानी कह सकते हैं कि इनको जो इंडस्ट्री थी, यानी मानव जाति जो रॉयल नृवंश विज्ञानी जो इंस्टीट्यूट था उसको कह सकते हो, इनको अध्यक्ष चुना गया था शोध के लिए। हर्बर्ट रिसले एक सरकारी मानव जाति विज्ञानी थे क्योंकि उनका सारा काम सरकार हेतु किया, यानी सरकार की तरफ से काम करते। ठीक है, हर्बर्ट ने 1848 से लेकर के 1923 तक विलियम कुक तथा का विकास किया और इसके बाद की अवधि उन्होंने विक्टोरिया काल के अंतिम चरण के मानव विज्ञानी का विकास किया। सरकारी मानव जाति विज्ञान का उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में योगदान देना था तथा भारत में अंग्रेजी राज्य को बेहतर और मजबूत, यानी क्या करते, सरकार की तरफ से काम करते थे, यहाँ पर मानव विज्ञान को समझते थे और भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य कैसे मजबूत हो सकता, कैसे बेहतर हो सकता है, इसके लिए भैया शोध करते थे। अंग्रेजों की दृष्टि से भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज माना जाता था जो आधुनिक यूरोपियन समाज से बिल्कुल उलट था। भारतीय समाज का निर्माण अलग अलग धार्मिक समुदाय, यानी भारत का जो समाज है आपसे पता होगा कि अलग अलग धार्मिक समुदायों तथा अलग अलग जातियों से हुआ है। इसमें जनजाति समाज की मुख्य धारा से बाहर, परिधि के बाहर था। भारत में विविधता मानव जाति विज्ञानी का विकास दार्शनिक गणना के साथ शुरू होता है, यानी जनगणना के साथ शुरू होता है, जिसे 1871-72 में शुरू किया गया और अगले कुछ दशकों में इसी से जनगणना के परिप्रेक्ष्य का रास्ता निकला। उस अवधि में हुई विभिन्न जनगणनाओं के आधार पर सैद्धांतिक तर्क प्रस्तुत किए गए। भारत में श्रम विभाजन की प्रक्रिया के विकास के कारण जाति का जन्म, यानी भारत में जो श्रम विभाजन था उसी के कारण क्या भारत में जाति यानी जाति प्रथा का जन्म। उदाहरण के लिए 1891 की जनगणना के समय पंजाब के यानी
वेस्टर्न पंजाब के अधीक्षक थे। उन्होंने अपने मानव जाति सर्वेक्षण में पंजाब में जातियों का वर्गीकरण वहाँ के लोगों के व्यवसाय के आधार पर किया। औपनिवेशिक भारतीय समाज में जाति प्रथा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। रिस्ले को क्लासिकल शोध कार्य उनकी बुक में उन्होंने जिक्र किया है। इसे सबसे पहले शोधकर्ता के कई खंडों में प्रकाशित किया गया था। यानी इन्होंने क्या कहते हैं, अंग्रेजों के काल में भैया शोध किया था, रिसर्च किया था। उन्होंने बोला था कि भारत में श्रम विभाजन के आधार पर जातियों का वर्गीकरण किया था। इनको अंग्रेज सरकार ने इनको बुलाया था और ये क्या करते थे, सरकार की तरफ से क्या करते थे, नृवंश विज्ञान में शोध करते थे और अंग्रेजों का शासन को हम यहाँ पर कैसे मजबूत कर सकते हैं या कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या करते थे, एक इन्होंने काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे रहेंगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, वार्न फ्यू हर हैं। ठीक है, देखिएगा वार्न ऑस्ट्रिया के मानव विज्ञानी थे। उन्होंने भारत में रह करके 40 वर्षों तक शोध कार्य किया। उन्होंने जनजातीय समुदाय के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन से संबंधित जानकारियों के आंकड़े फील्ड में रह करके, यानी इन्होंने जो आंकड़े जो जानकारियां जुटाई थी भैया फील्ड, यानी जहां पर इनको कार्य क्षेत्र था वहां पर जाकर के इन्होंने काम किया था। सबसे पहले उन्होंने नागा हिल्स पर काम किया था। ठीक है, और उन्होंने द नोकोड नागा नामक शीर्षक से एक सफरनामा 1938 में प्रकाशित किया। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के शिकार कर भोजन सामग्री एकत्र करने वाले समुदाय का उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक द चोल्स जंगल कोक में कोडविना के चंद समुदाय के उन्होंने सामाजिक जीवन तथा समस्या पर प्रकाश डाला। यह पुस्तक 1983 में प्रकाशित हुई। 1948 में उनका एक ग्रंथ शोध प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था द राज गोंड्स ऑफ अलीबाद मिथ एंड, उन्होंने इस बुक में लिखा था। ठीक है, उन्होंने अपने इस शोध में ग्रंथ के राजगोंड समुदाय के लोगों की समस्याओं को बारीकियों से दिखाया था तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी बताया था, यानी किस प्रकार से हो सकता है, उनके हित कैसे साधे जा सकते हैं। इन सब का विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। इस समुदाय के लोगों के विकास के लिए अलग से योजना बना करके काम करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के समुदाय के यानी लोगों का अध्ययन किया था। उनके बीच रह करके उन्होंने कार्य करते हुए उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वह लोग सुशिक्षित थे तथा उन्होंने अपने जीवन में विकास के नए मापदंड उन्होंने स्थापित किए। यानी क्या करते थे भैया, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में जाकर के वहाँ की जो जनजातियां थी उन पर उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था और उन्होंने शोध किया था, जो दूसरे थे। ठीक है, अगले जो हमारे यहाँ देखिएगा जीएस धुर्य। देखिए जीएस धुर्य एक प्रतिभाशाली भारतीय शिक्षाविद थे जिन्होंने औपनिवेशिक काल तथा उसके बाद की अवधि में भारतीय समाज शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। यानी भारतीय समाज शास्त्र में यानी सोशियोलॉजी में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सामाजिक मनोविज्ञान में WHR रिवर्स तथा M ही हेडन के निर्देशन में PhD पढ़ करके आए थे। और कहाँ से भैया पढ़ के आए थे, कैम्ब्रिज से। बाद में वह मुंबई विश्वविद्यालय में 1924 में समाजशास्त्र विभाग के यानी मुंबई जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर समाज यानी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बने। उनका पहला प्रसिद्ध कार्य कास्ट एंड रेस इन इंडिया शीर्षक से प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने जाति प्रथा की 6 विशेषताओं का लेखन किया था। नहीं, भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसको लेकर के उन्होंने काम किया। समाज का खंडीय विभाजन हम भारत का कैसा है, उसका पदानुक्रम, सामाजिक समागम तथा भोजन पर प्रतिबंध है, नगरीय तथा यानी कह सकते हो कि जीएस धुर्य थे भारत में जो जाति प्रथा थी उसको लेकर के उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। उन्होंने भारत में जो जाति व्यवस्था है, जो जाति प्रथा, उस पर उन्होंने शोध किया था। धुर्य ने साहित्यिक स्रोतों का सर्वेक्षण किया तथा उन दावों का संकलन करने का फैसला किया जिसमें उन्होंने जाति का संबंध नस्ल से जोड़ा था तथा मानव वंशीय विधियों तथा आंकड़ों का इस्तेमाल किया था। वह जिले के जातियों का उद्भव नस्ल से हुआ है वाले विचार से कटु आलोचक थे। यानी जातियों का जो उद्भव नस्ल से हुआ उसकी आलोचना करते थे धुर्य। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की ब्रिटिश शासन में भारत में जाति प्रथा का सही व्याख्या नहीं की गई जबकि इससे पहले स्वदेशी शासक में जाति प्रथा का प्रवाह की तरह था। अगले हम जो देखेंगे यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट हमारे जो है देखिएगा वे रियर। ठीक है, एविन देखिएगा, एल्विन एक ईसाई मिशनरी थे। यानी क्या थे, एल्विन क्या थे भैया, एक ईसाई मिशनरी थे जो बाद में मानव जाति विज्ञानी
प्रशिक्षण बने। उन्होंने अपना फील्ड वर्क उन आदिवासियों पर, यानी उन्होंने आदिवासियों में काम किया जो अपनी ज़मीनों से बेदखल हो गए थे, यानी उन्होंने ऐसी आदिवासियों पर रिसर्च किया था जिनको उनके ज़मीनों से हटा दिया गया था, उनका भारी शोषण हुआ था। उन्होंने भारतीय जनजातियों का मानव जाति अध्ययन करते हुए भारत में 30 वर्ष बिताए, यानी उन्हें मानव जाति जो जनजातियां थी, जो आदिवासी थे, आदिवासियों का इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की जो बैगा और गोंड आदिवासी हैं उन पर उन्होंने शोध किया। उन्होंने भारत के उत्तरी राज्यों में जनजातीय, खासकर नॉर्थ ईस्ट पर उन्होंने काम किया। 1932 में उन्होंने गोंड जनजाति पर सामाजिक कार्य आरंभ किया। उन्होंने पर्याप्त मानव जाति आंकड़े एकत्र किए जिसके कारण उन्हें बहु प्रजनक लेखक के रूप में विख्यात किए गए। एल्विन ने जनजातियों की कला संस्कृति पर काम किया। उनके संगीत कैसा, नृत्य कैसा है, उनके वस्त्र, गहने, विश्वास, मूल्य, इन सभी चीज़ों पर कैसे थे उन्होंने शोध किया। उनका विश्वास था कि सब बढ़ते हिंदू धर्म तथा ईसाई धर्मों के प्रभाव के कारण शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाला है, यानी कहते थे कि उनका जो धर्म है बहुत जल्दी, यानी कह सकते कि आदिवासियों पर इन्होंने क्या था, शोध किया था। ये आदिवासी कहाँ के थे? मध्य प्रदेश और कह सकते हो कि वहाँ के आदिवासी, उड़ीसा के आदिवासियों पर इन्होंने शोध किया है। उन्होंने अपनी पुस्तकों, पत्रों, समाचारों, पत्रिकाओं, लेखकों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय राजनेताओं को चेताया कि जनजातीय लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, यानी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारा शोध किया। और कह सकते को कहते थे, एल्विन कहते थे भैया कि भारत में जो आदिवासी हैं उनके अधिकारों का किसी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। उनका काम जनजातीय कल्याण और प्रभावी नीतियों का निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन करने वाला था। एल्विन के व्यापक कार्यों से भारत कि अत्यधिक सक्षम जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, यानी कह सकते हैं कि एल्विन के कामों से जवाहरलाल नेहरू काफ़ी प्रभावित थे, जिन्हें भारतीय जनजातियों के बारे में बड़ी सटीक जानकारी प्राप्त हुई। 1945 में भारतीय नृवंश विज्ञानी सर्वेक्षण के उनको सरकार ने उपनिदेशक बना दिया। बाद में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके पूर्वोत्तर भारतीय जनजातीय मामला का सलाहकार नियुक्त किया गया। उनके प्रमुख, उन्होंने कई सारी जनजातियों पर उन्होंने शोध किया था और कह सकते हैं कि आदिवासियों को लेकर के उन्होंने पूरा रिसर्च किया। उनकी सभ्यता कैसी, उनकी संस्कृति कैसे, उनका कल्चर कैसा, उनका खान पान कैसा, उनका पहनावा कैसा है, उसको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने कई सारे उपाय किए। और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर की जितनी हमारी जनजाति हैं, जितनी आदिवासी हैं, उन्होंने उस पर क्या किया था, अपना रिसर्च किया था और उन्होंने उन पर अपना पूरा शोध किया। अगले जो हमारे हैं D.N. मजूमदार दिखेगा। 1903 में जन्मे धीरेन्द्र नाथ मजूमदार ने 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मानव जाति विज्ञान में स्नातक यानी MA की उपाधि, यानी उन्होंने क्या किया था, मानव जाति में MA किया था। 1928 में वह लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने छोटा नागपुर में फील्ड वर्क, यानी नागपुर से उन्होंने काम किया था। उसके बाद प्रोफेसर T.H. हेडसन के निर्देशन में उन्होंने PhD करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। छोटा नागपुर के कोलाहन क्षेत्र में रहने वाले हो जनजाति समुदाय पर उन्होंने काम किया। अपने अनुसंधान कार्य के दौरान उन्होंने पाया कि हो समुदाय बाहरी दबाव से पीड़ित है, परंतु फिर भी वह इस बात के लिए राजी नहीं हो कि हो समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके अथवा उन्हें मुख्यधारा के संपर्क में ही आने ना दिया जाए। वे ऐसा मानते थे कि जनजातीय समुदाय को भारतीय समाज के अंतर्गत, यानी मजूमदार कहते थे कि जनजातियों को भारतीयों के जो असामान्य लोग हैं उनके अंतर्गत गिना जाना चाहिए। उसे भारतीय समाज का, यानी जनजातियों को भारतीय समाज का एक अंग के रूप में कहते थे। उनका शोध ग्रंथ जो था 1937 में उन्होंने अपनी बुक उन्होंने प्रकाशित की, जिस पर उन्होंने PhD की उपाधि मिली। इस पुस्तक को जनजातीय लोगों पर अत्यधिक सभ्यता के प्रभाव और वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मान्यता मिली। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आमंत्रण भाषण की प्रक्रिया जारी रखी। 1936 में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के फेलो नियुक्त किए गए। 1941 में 10वीं जनगणना में वह शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने संयुक्त प्रांत यानी अब उत्तर प्रदेश के मानव विज्ञानी सर्वेक्षण किया। मजूमदार ने हिमालय क्षेत्र, जैन सारा बावरा के कारोवा, उत्तर प्रदेश के थारू समाज के लोगों के जीवन पर अध्ययन किया। इस प्रकार वह उन्होंने अपने अध्ययन में जनजातियों से लेकर के नगरीय से, यानी कह सकते हैं उन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया, नगर के लोगों का अध्ययन किया, यानी जनजाति जो थी उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। ठीक है, नगरों तक सभी जातियों के जीवन का अध्ययन किया। उनके कुछ प्रसिद्ध अनुसंधान कार्य हैं, उनके कह सकते हैं उन्होंने ये 3 प्रकार के प्रसिद्ध अनुसंधान उन्हें कार्य किए और उनकी
पुस्तकें उनकी उन्हें प्रकाशित हुई है और उन्होंने कह सकते हैं उन्होंने बहुत है मजूमदार ने भी कह सकते हो भैया कि उन्होंने भारत में जो जनजाति समुदाय थे, नागपुर के आसपास की जो जनजातियां थी उन पर उन्होंने शोध किया था। और एक कहते थे कि जनजातियों को यानी आदिवासियों को भी सामान्य जो लोग हैं उनके अनुसार उनको गिना जाना चाहिए, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने हो जो जनजाति है एक प्रकार की हो जनजाति जो है समाज की मुख्य धारा में नहीं आना चाहती है, फिर भी सरकार को एक प्रकार से काम करना चाहिए कि जो हो जनजाति है वह भी समाज की मुख्य धारा में काम आए। और इन्होंने क्या किया था भैया, अपना शोध किया था और इन्होंने अपना रिसर्च कार्य किया था। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 था। अगला हमारा जो है जो देखिए जॉन हेनरी है। ठीक है, जॉन हेनरी देखो, जॉन हेनरी इंग्लैंड के चर्च के एक पादरी के बेटे थे। उनका जन्म 27 जून 1885 को वेस्टर्न हेल्टन जो अब ईस्ट राइजिंग ऑफ यॉर्कशायर है, अब नॉर्थ यॉर्कशायर है। डॉक्टर हंटन ने असम के नागाओं पर यानी अध्ययन किया था। असम सरकार ने तत्वावधान न सिर्फ उन्होंने श्रृंखलाबद्ध किया बल्कि आगामी नागा और सोमा नागा प्रकाशित हुए, बल्कि नागा संस्कृति पर उनके वैज्ञानिक शोध कार्य भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हंटन के कार्यों ने उनके सहकर्मियों तथा अन्य शोधकर्ताओं का ध्यान असम की ओर खींचा। उनका परिणाम यह रहा कि आज असम की जनजातियां नृवंश विज्ञान का अहम हिस्सा बनी। 1931 में जब उन्हें भारत की जनगणना की जिम्मेदारी मिली तो माना जाता है कि इस कार्य के लिए भारत सरकार के पास उनसे अधिक सुयोग्य कोई अन्य नहीं हो सकता था। बाद में जनगणना रिपोर्ट भी स्पष्ट हुआ, वह सर हर्बर्ट सिले योग्य उत्तराधिकारी थे। हालांकि रिपोर्ट में उनके द्वारा किए गए भारत में नस्लीय इतिहास संबंधी निष्कर्षों को कुछ लोग उचित नहीं मानते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि उन्होंने भारत में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को बहुआयामी जोड़ते हुए ज्ञान और जानकारियों का अकूत और निर्विवाद भंडार उपलब्ध कराया। यानी कह सकते हैं इन्होंने जो असम है, ठीक है, असम की जो नागा थे, असम की नागा जो जनजाति थी उस पर इन्होंने रिसर्च किया था। कौन थे भैया? जॉन हेनरी। ठीक है, ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे और एक पादरी जो चर्च में पादरी होता है उसके बेटे थे। ठीक है, इसमें जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 में उतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसी के बाद देखोगे यहाँ पर आपका 2.5 आ गया है। इससे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपको अभी मैंने सेकंड चैप्टर ही पढ़ा है। आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है आपको अगली वीडियो में आपको जरूर पढ़ा दूंगा। शॉर्ट में चीज़ों को समझते चलिएगा और बहुत शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से रिसर्च जो होती है यानी सोशियोलॉजी में जो शोध होता है उसी पर पूरी आपकी बुक डिपेंड करती है। ठीक है, शॉर्ट में और पूरी बुक कराने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए शायद ये कंटिन्यू मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो मैं अभी और चैप्टर आपको इसी वीडियो में आपको डाल करके रिकॉर्ड करके दे देता। लेकिन क्या हो रहा था, अब थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड करके आपको अगली क्लास फिर मैं अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको जितना हो सकेगा उतना मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।